सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही मुल्क का सियासी मौसम भी बदलने लगा है। सर्द मौसम के बावजूद सियासी पारा बहुत ज़्यादा हाई है। किसी जमात के ताल्लुकात में ख़िज़ां का रंग नुमाया है और कई लहजों में भी बाकायदा सख्ती झलक रही है, तो किसी जगह इत्तेहाद की बहार छाई हुई है। माजी में बगलगीर होने वाले अब सख्त तरीन हरीब बनकर आमने सामने हैं। हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, लेकिन सबकी लेवल प्लेइंग फील्ड की तारीफ ज़रा मुख्तलिफ है। लेकिन ऐसा क्यों है, आप सोचते होंगे। और इससे भी बढ़कर एक सवाल कि जी हर जमात को सिर्फ अपने लिए ही लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों चाहिए, वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक, और लेवल्ड भी इतनी कि वजारत उज़्मा तक चलकर नहीं बल्कि दौड़ते हुए चले जाएं। अच्छा, इस इलेक्शन की एक ख़ास बात और भी है, वो ये है कि सिंध और बलोचिस्तान को फतह करने की गूंज भी सुनाई दे रही है। और इस हवाले से कल लीगी कायद मियां नवाज शरीफ साहब बलोचिस्तान जा रहे हैं और कोयटा में हम एक सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। और ख़बरें ये भी हैं कि जी बलोचिस्तान से सियासी रहनुमा मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान भी करेंगे, जिसमें बाप पार्टी के रहनुमाओं की एक फहरिस्त है। ये वही मुस्लिम लीग नून है जो आइंदा इंतखाबात के लिए बाप पार्टी से ये कोशिशें करी, लेकिन माजी में इसी बाप पार्टी पर सख्त तनकीद भी किया करती थी। मुस्लिम लीग नून के चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज साहिबा बाप पार्टी के हवाले से पहले क्या मौक़िफ़ रखती थी? जी तो सुना आपने, मुस्लिम लीग नून सिर्फ बलोचिस्तान ही नहीं बल्कि सिंध में भी बड़ी मुतहरिक है। कल सीनियर लीगी क़यादत एमकेएम पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर पर मेहमान बनी। 15 सालों से सिंध में हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बड़े और मौसर सियासी इत्तेहाद के लिए जोड़ तोड़ हो रही। ख्वाजा साद रफ़ीक ने एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची को खंडर बना दिया गया है। नून लीग और एमकेएम के इत्तेहाद से पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। मज़ीद क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कराची एक दिन में तो खंडर बना नहीं होगा, ज़ाहिर बात है। गुज़िश्ता हुकूमत में नून लीग के इत्तेहादी पिछले 15 बरस से शहर कायद पर हुक्मरानी कर रहे हैं, तो इस पर लीगी रहनुमाओं का क्या मौक़िफ़ है? इसी तरह अयाज सादिक साहब का कहना है कि जी हम हर जमात के पास जाएंगे, मकासद हासिल करने के लिए इत्तेहाद करेंगे जो मकासद पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हों। अयाज सादिक साहब ने मज़ीद क्या कहा, ज़रा उन्हें भी सुन लीजिए। जी तो अयाज सादिक के बयान से ये सवाल भी पैदा होता है कि जब नून लीग हर जमात से हाथ मिला सकती है तो अपने पुराने इत्तेहादी पीपीपी से हाथ मिलाने में क्या कबाहत है, क्यों नहीं मिला सकती? और अगर इलेक्शन की खातिर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक बार फिर से एक हो गई तो तब कराची के गम, इसकी तबाहाली की बातें, ये जो खंडरात वाले बयान थे, ये कहाँ जाएंगे? अब दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा ताहाल बरकरार है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाली पीपल्स पार्टी खुद अपने सूबे में खुला मैदान देने को तैयार नहीं है। अपने खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद पर शदीद नाराज़ हैं, नालाएं और तनकीद कर रहे हैं और क्लीन स्वीप करने की बातें कर रही है। इस हवाले मेमन साहब ने एक दावा भी किया है। जी तो इस तमाम सूरत हाल से कई सवालात जन्म लेते हैं, जैसे अपने मुफाद की खातिर एक होने वाली जमातें मुल्क की बका तरक्की के लिए किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक क्यों नहीं हो सकती हैं? एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून मुल्क की सबसे बड़ी जमात होने के दावेदार है, तो फिर इसे इलेक्टेबल्स की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? तमाम लोग इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मुस्लिम लीग नून की सिंध और बलोचिस्तान में जीत इत्तेहाद, इलेक्टेबल्स और मुफाहमत से मशरूत है? और हमेशा मुफाहमत की बात करने वाली पीपल्स पार्टी इस मरतबा लचक का मुजाहरा क्यों नहीं कर रही? आखिर जिद करने की वजह क्या? इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार राना मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मुराद राज साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कादिर खान मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और एमकेएम से रेहान हाशमी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप सबकी इजाज़त से मैं कादिर खान मंदोखेल साहब से शुरू करना चाहूँगी। मंदोखेल साहब, अभी शजील मेमन साहब की हम गुफ्तगू सुन रहे थे, उन्होंने जिस बात की मौसम सियासत, मौसम के हिसाब से तो तब्दीली है, चेंज नहीं होते, तो फिर ये जो आप लोगों की सियासत है, सियासतदान ज़रा समझा दें कि कल तक बिलावल साहब कहते थे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि हमें सिंध में शहबाज स्पीड जैसी स्पीड चाहिए, यानी जिस तरह जल्दी जल्दी वो काम करते हैं, जिस एंथुसिज्म के साथ काम करते हैं, तरक्की के हवाले से उनकी स्पीड को बड़ा डिस्कस किया जाता है। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों की तलखियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त सवाल भी किया है और बिलावल साहब की बात दोहराई। बिल्कुल बिलावल साहब ने शहबाज स्पीड कहा। हम ये उम्मीद रख रहे थे कि जो स्पीड उन्हें लाहौर में या जीटी रोड पे दिखाया वो कराची के लिए भी दिखा दे। आपको पता है, रेहान हाशमी साहब सुन रहे हैं, इससे पहले एक भी प्रोग्राम में मेरे साथ थे, तो कराची में के 4 मनसूबा जहाँ सूबाई हुकूमत ने अपने हिस्से का शेयर दे चुका है,
वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर सिर्फ 17 अरब रुपए दिए। यानी आप यूं समझ लो कि आधे पैसे तो तनख्वाहों में चले जाएंगे। उसके बाद एक और मनसूबा K5 मनसूबा था, जहां शहबाज शरीफ साहब का मेरा हल्का या मेरा शहबाज शरीफ साहब का एक ही हल्का है और मिफ्ता इस्माइल साहब का क्या नाम है, मुस्तफ़ा कमाल साहब का और बिलावल भुट्टो साहब का हल्का, वहाँ K5 मनसूबा ने जन्म देना था। मुझे खुर्शीद शाह साहब ने बात की कि हमने बात की शहबाज शरीफ साहब से, उसने ओके किए, बजट में होते ही काम शुरू हो जाएगा। जब बजट है तो K5 मनसूबा सिरे से नहीं था और K4 मनसूबा जो है ना वो अभी 17 अरब रुपए दिया है। तो आप मुझे बता दो कि ये हम तो उम्मीद रख रहे थे जो स्पीड आपने लाहौर में GT रोड में दिखाई वो आप कराची के और सिंध के आवाम के लिए भी दिखा दे, जो आपके सामने उसका रिजल्ट है। रियान हाशमी साहब के पास अगर कोई और खबर है इस हवाले से कि 16 महीने की जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे उसने सिंध के लिए और खसूसी तौर पे कराची के लिए, कराची भी ना सही अपने हल्के बल्दिया टाउन के लिए NA 242 के लिए उसने 1 रुपए नहीं दिए। 1 रुपए दूर की बात है, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे 1-2 प्रोजेक्ट दे दो, यहाँ आवाम जो है ना पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। आप फंड तो दूर की बात है, प्रोजेक्ट तो दूर की बात है, मुलाकात भी नहीं की है, जबकि सारे MNA से मिल रहे थे, मुझसे नहीं मिले। तो ये तो सारी परफॉर्मेंस है। और ये जो आप आया सादिक साहब की या ख्वाजा साद रफीक साहब की गुफ्तगू सुनवा रहे थे, ये MKM के दोस्तों के सामने ये गुफ्तगू कर रहे थे, जिसने 35 साल से डिक्टेटर के साथ, नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ हर दौर में उन्होंने काम किए। 5 साल काम करते हैं, 4.5 साल आखिरी 6 महीने में वो आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए वो एक बहाना बनाते हैं, हमें इख्तियार दीजिए। 14 साल गवर्नर इशरतुल इबाद साहब रहा है, पाकिस्तान की तारीख में पहला गवर्नर रहा है, मगर इनका रोना धोना बंद नहीं होता है। आप इनसे सवाल कर ले कि आपको शहबाज शरीफ साहब ने जो आपने मुआहिदा किया था, आपने PDM में शामिल होने के लिए आपको 1 रुपए मिला कराची के लिए? अगर मिला है तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा और तमाम देखने वालों से। चले कुछ तो अच्छा हुआ होगा ना कि इत्तेहाद हो रहा है नून लीग और MKM का सर। तो भाई इत्तेहाद किस बात की हो रहा है ना, एक मरतबा फिर कराची की पढ़ी लिखी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए हर वक्त MKM का रोना धोना होता है। होगा उनसे पूछ लेते हैं। चले इसका जवाब मेरे ख्याल से, चले मैं आपकी तरफ बाद में आती हूँ मंदोखेल साहब। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को भी आपकी इजाजत से शामिल गुफ्तगू कर लूँ, सबको टाइम दे। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ मंदोखेल साहब। मैं इसका जवाब ज़रा हाशमी साहब से लेना चाहूँगी। रिहान हाशमी साहब, आपने मंदोखेल साहब की गुफ्तगू सुनी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, शहबाज स्पीड के हवाले से, बिलावल साहब भी कहते थे ना उस स्पीड के हवाले से अच्छी बातें करते थे। तो मेरा तो सवाल सिंपल सा था कि अब तलखियाँ क्यों बढ़ गई? तो उन्होंने सारा जो बॉल है वो आपकी कोर्ट में फेंक दिया। जी क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों का तज़ब्ज़ुब और ये बेचैनी और ये साफ आया है कि इनको इस बात से गिला है, शिकवा है और थ्रेटेंड है कि ये जो मुमकिना तौर पर जो मोरल सपोर्ट का इत्तेहाद और इत्तफाक राय बनने जा रहा है उससे थ्रेटेंड है। दूसरी चीज़ ये, मेरे भाई ने कहा कि भाई गवर्नर का रोल, तो आप खुद कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, गवर्नर का क्या रियासत का नुमाइंदा नहीं है? इस सूबे का इख्तदार जो ड्राइविंग सीट है वो चीफ मिनिस्टर के पास होती है। 15 साल से मुतलकुल अन्नान जो आपके पास ओहदा रहा है, आप उसको हम तो सवाल आपसे करते हैं। और ये चार्टर ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, भाई ये वही चार्टर ऑफ डिमांड है MKM का जिसका हम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया 2013 से पहले, नाकामी हुई, हम अपोजिशन में बैठ गए, नाराज हुए इनसे, अपोजिशन में बैठ गए। फिर उसके बाद 2013 के उसमें हम अपोजिशन में बैठे हुए थे। लेकिन K4 मंसूबे के हवाले से मैं ये रिकॉर्ड पे लेकर आ जाऊं, मैं इनकी बात को रद्द नहीं कर रहा, इन्होंने कोशिशें की होंगी अभी मौजूदा हालात में जब ये MNA थे तो, लेकिन असल हकीकत तो यह है कि 2013 में जब पिच किया गया, उस वक्त मैं खुद मेंबर कौमी असम्बली के ऐसे से विटनेस कर रहा था कि वफाक ने हमारी इल्तिजा के ऊपर, रिक्वेस्ट के ऊपर और हमारी नेगोशिएशन के ऊपर, जो कि PMLN का था, हम अपोजिशन में बैठे हुए थे, ये तय हुआ नेशनल असम्बली में कि 50% K4 मंसूबे के एक्सपेंसेस वफाक और 50% सूबा लेगा। लेकिन ये उस वक्त रद्द हो गया, सूबा पीछे हट गया। फिर हमने जरूर ये किया कि हमें गिला है PMLN से, ऐसी बात नहीं है कि हम क्लीन चिट दे रहे हैं, क्योंकि हमें उनसे बहुत गिला है। लेकिन क्या गिला रखते हुए हम ये चार्टर ऑफ डिमांड किसको दें जो मौजूद होगा? गिले वाली बात समझनी है, गिला भी है, जरा समझाइएगा। देखिए, गिले की वजूहात है ना, उसकी 2-3 वजूहात हैं। हम ये गिला करते रहे हैं कि जनाब आपने
जो 72 बड़ी मछलियों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन को जो अंदरून सिंध होना था वो अर्बन एरियाज में अपने दौरे इख्तिदार में मुसल्लत किया, जिसको तूल देते हुए पीपल्स पार्टी के नसीरुद्दीन बाबर साहब ने मावराए अदालत कत्ल किया। हम कैसे भूल जाएं, हम अपने कारकुनान के उस कत्ल को, बेईमाना कत्ल को, उस बेजा ऑपरेशन को किस तरह भूल जाएं। अच्छा, अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब चार्टर ऑफ डिमांड क्या है? हम सिंपल ये कह रही है, सीट एडजस्टमेंट पे कोई बात नहीं हो रही, हम सिंपल ये कह रहे हैं जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये वही चार्टर ऑफ डिमांड है जो पीटीआई के पास भी लेकर गए, पीएमएलएन के पास भी लेकर गए और पीपल्स पार्टी के पास भी लेकर गए, और दोबारा पीएमएलएन से हमारी ये नेगोशिएशन होकर आज इत्तफाक राय, मफाहमत, मुशावरत करके तय हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। वो बुनियादी तौर पर क्या है कि पॉलिसी तब्दील होनी चाहिए, और वो पॉलिसी तब्दील करके प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं किया जा रहा सिंध में तकरीबन 10 सालों से। वो अवार्ड जो एनएफसी के जरिए होता है वो उसको मशरूत किया जाए ताकि डेवोल्यूशन हो, रिसोर्सेज निचली सतह तक आए। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 140A के इतलाक की कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो। हम बात कर रहे हैं 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट की, और ये अमेंडमेंट उसी सूरत में होंगी तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आप किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे और किसी के साथ 2/3 मेजॉरिटी के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करेंगे। की बात हो रही है, ठीक है जी, चलिए मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। ठीक है रेहान हाशमी साहब, मुराद राज साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, फिर राना साहब आपकी तरफ आती हूँ। मुराद राज साहब, इत्तेहाद की बात हो रही है, राब्ते हो रहे हैं, इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, तो आपकी पार्टी से भी जारी बात है राब्ते हो रहे होंगे। पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की पोजीशन को काफ़ी मजबूत कंसिडर किया जा रहा है, समझा जा रहा है, ऐसा बहुत से तजियाकारों की भी राय है, जो लोग नज़र रखते हैं वो यही कह रहे हैं कि शायद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर नज़र आ रही है। तो आप भी इत्तेहाद कर रहे हैं आगे जाके, नून लीग से राब्ते जो हो रहे हैं, कुछ ज़रा खबर बता दें अंदर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फिजा, सबसे पहले तो ये बताऊं कि हमारा ना किसी से राब्ता है, ना हम कर रहे हैं राब्ता किसी से, कोई ऐसी बात नहीं है। हम इंडिपेंडेंट पार्टी है, इंशाल्लाह ताला अपने इंडिपेंडेंट इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। आगे का मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मैं आपको सर ये फैसला हो गया या इसमें कोई लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आगे जाके इत्तेहाद हो सकता है, ये आपका फाइनल डिसीजन हो चुका है पार्टी का कि आप लोग इत्तेहाद नहीं करेंगे? पॉलिटिक्स में आप कभी भी नहीं कह सकते, स्पेशली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, कि ये आज आखिरी फैसला, ये कभी भी नहीं होता। ये मैं आपको ये बताऊं कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, नहीं होगा, ठीक है, आज की तारीख तक मैंने आपको बता दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अभी आपस में नहीं अभी कुछ पता नहीं। मैं आपको ये बताऊं कि बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपके गेस्ट ने की हैं अभी, कि ये 16 महीने सारे इकट्ठे रहे, बगलें बजाते रहे, इक्तदार के मजे लूटते रहे, और कहते हैं जी हमारा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। अगर काम नहीं हुआ था तो गवर्नमेंट छोड़ देनी थी। कौन छोड़ के पहले निकला? एक दिन भी पहले कोई निकला है? सब वहां पे बैठे मजे लूट रहे थे, सब इकट्ठे थे। ये प्लानिंग है जी, अब हम इलेक्शन में आ गए, अच्छा जी तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये सब ड्रामेबाजियां हैं और कुछ भी नहीं है। आई मीन अगर इतना ही था इनको कि जी हमारे काम नहीं हुए। आई मीन अभी तक आप देखें डॉक्टर फिजा, अभी तक देखें कराची 15 साल से हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, 15 साल, और किस चीज को रो रहे हैं? अभी तक पानी को रो रहे हैं। आई मीन पानी नहीं देख सक रहे लोगों को, तो इन्होंने बाकी और क्या करना है? आई मीन मुझे तो मेरी तो समझ से बाहर है। मैं तो एक आम शहरी के लिए बात कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं और बात कर रहा, मैं एज अ पार्टी भी बात नहीं कर रहा, मैं एज एन इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ कि 15 साल आपकी हुकूमत रहे, उसमें से आप इक्तदार में भी पिछले 16 महीने गुजार के आए हैं, आपसे तो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। अब आप कह रहे हैं कि जी हमें ये फील्ड चाहिए, हमें वो फील्ड चाहिए, हमारा वजीर आजम आ रहा है। किससे बातें कर रहे हैं? लोगों को बेवकूफ और मत बनाए, लोगों ने नहीं बनना। लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हैं सोशल मीडिया की वजह से, लोगों ने बेवकूफ नहीं बनना। 16 महीने की याशियां करके कोई निकला नहीं, आज बाहर आ गए इक़्तिदार से, इलेक्शन का टाइम आ गया, अब पानी भी याद आ जाएगा, सड़कें भी याद आ जाएंगी, लॉ भी सारा याद आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी याद आ जाएगी, एक और चीज याद आ गई ना, भी याद आ जाएगा। उस चीज को लेके मैं जरा राना मुबशिर साहब की तरफ जाती हूँ, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। मुराद साहब जरा उनको भी मैं शामिल गुफ्तगू कर लूँ, टाइम की कमी है, ब्रेक के बाद भी आप तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे। राना मुबशिर साहब, जी राना साहब, इलेक्शन से पहले आप तमाम सियासतदान आपस में भाई भाई बन गए जो इत्तेहाद कर रहे हैं, पहले क्या बातें करते रहे। अच्छा राना साहब वैसे वाकई भाई हैं आपके। राना मुबशिर साहब, मुराद साहब ने काफ़ी चीज़ें गिनवा दी, उनमें खंडरात वाली बात भी मुझे तो समझ नहीं आ रही कि खंडरात जो हैं ये 16 महीने में ये खंडर कहाँ चले गए थे,
अभी जो ये बात कर रहे हैं ख्वाजा साहब, ये खंडर 16 महीने में क्या दूध या शहद की नहरों में कन्वर्ट हो गए थे कि नजर नहीं आए थे जब मिलकर हुकूमत हो रही थी? डॉक्टर साहब, एक तो आपका बड़ा मसला है, आप कई बातें ना सच्ची बहुत ज्यादा कर जाती हैं और उसको सच बोलना मसला है। जी। फिर उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कई लोगों को हजम नहीं होता। खैर एनीवेज, देखिए पॉइंट ये है कि ये इलेक्शन मोड में चले गए हैं सारे, ठीक है। जब इलेक्शन मोड में चले गए हैं तो अभी आपने, मैं स्टेप बाय स्टेप, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं जनाब के लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, NFC अवार्ड होना चाहिए और इत्तेहाद जो है वो किसी न किसी वजह की सूरत में होना चाहिए। आई टोटली एग्री विद हिम। ख्वाजा साद रफीक के साथ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ एंड ही हैज अ पॉइंट, ही हैज अ लॉजिकल पॉइंट, बट एट द वेरी सेम टाइम क्या इस पे अमल दरामद भी होगा या नहीं, या सिर्फ इलेक्शन से पहले एक होता है ना कि जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि इलेक्शंस इज ऑल अबाउट सेलिंग ड्रीम्स, ख्वाब बेचे जाते हैं लोगों को। लेकिन अब मसला ये है कि अब लोग जो हैं वो ख्वाब के दौरान ही इन द मिडल ऑफ ख्वाब, इन द मिडल ऑफ ड्रीम्स वो जाग जाते हैं, उठ जाते हैं। तो वो एक मसला बन जाता है। यार सादिक साहब ने कहा जी कि हम सब लोगों से मिलेंगे, लेकिन वो बामकसद होना चाहिए इत्तेहाद। अब बात तो ठीक कह रहे हैं यार सादिक साहब। यार सादिक साहब मीन्स बिजनेस, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है। तो इन दोनों को अगर मैं देखूं, जरा रोशनी डाल दें सर। बिजनेस मीन्स के ही थिंक्स के यार सादिक साहब थिंक्स कि हमें उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, उन लोगों के साथ इत्तेहाद करना चाहिए जो कि वाकई काम करना चाहते हैं और हम उनको लेके आगे चले। हो सकता है इट्स अ मियर स्टेटमेंट, बट देन अगेन बात कहने में वजन है, बात में वजन जरूर है। और जैसे 18th अमेंडमेंट की बात की जाती है कि 18th अमेंडमेंट के अंदर जनाब चेंजेस लानी चाहिए, और रेहान हाशमी साहब कह रहे हैं 18th अमेंडमेंट के अंदर चेंजेस होनी चाहिए और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है उसको बनना चाहिए, ये भी बात ठीक है। लेकिन बट पॉइंट इज कि किसी ने रोका था, किसने रोका था? अच्छा, अभी तो खैर मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे रोक रहे हैं कि जरा ब्रेक पे चले जाएं, और ब्रेक से वापसी पे राना साहब से शुरू करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद है। राना मुबशिर साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे ब्रेक पे जाना था तो मैंने कहा आपसे शुरू करते हैं। राना साहब, ये लेवल प्लेइंग फील्ड हर कोई मांग रहा है और हर कोई कह रहा है कि मेरे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड फिर है किसके पास? ये लेवल प्लेइंग फील्ड वो है कि जिसकी सारी बातें मान ली जाए और उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बन जाए, वो कहेगा जी मेरे पास लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो जिस बातें ना मानी जाए या जिसको प्रॉब्लम्स हो, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और किस हद तक लेवल्ड होनी चाहिए? ये लेवल तो लेवल का भी लेवल चाह रहे हैं। हाँ, देखा ना, फिर गल होई तुसी कर दियो ना डॉक्टर साहब, तो गल तुसी कर जांदे हो, फिर अगे सानू मसले च पा दियोगे तुसी। वाकई बात ठीक है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं होगी, किसी एक के लिए भी नहीं होगी, तो कल जो क्वेश्चन मार्क्स उठने शुरू हो जाएंगे इलेक्शंस पर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर। सो अगर लंबे अरसे के लिए, यानी कि 4-5 साल के लिए अगर हुकूमत रहनी है और रखना चाहते हैं, जो भी आई वुड से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो आई पर्सनली थिंक कि सबको राजी कर लें, खुश कर लें कि जनाब तुसी चाहते की हो, तुसी 1 2 3 4 पॉइंट्स जॉट डाउन करके हमें दे दें ताकि हम अकॉर्डिंगली फिर इलेक्शंस की तरफ चलें। अगर ये अगर जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट आप लोगों ने क्रिटिसाइज करना है पॉलिटिकल पार्टीज ने, तो वो बेशक करते रहे, वो तो बाद में भी होता रहेगा। अगर जो हारेगा उसने भी नहीं खुश होना, वो भी जनाब कहेगा जनाब मनु मेरे वास्ते प्रॉब्लम सन, मैं तो जीत नहीं सके। ठीक है मुराद साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड किसके पास है इस वक्त और किसके पास नहीं है? देखिए, मुझे पता है कि ये बड़ा पहले भी मैं एक जगह पे बात कर रहा था तो वहां पे था कि जी IPP को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है, इसलिए वो ज्यादा इस पर बात नहीं करते। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड है तो हमारे ऊपर तो पर्चे भी हैं, हम ECL के ऊपर भी हैं। मैं DIG को फोन करके कोई काम नहीं करवा सकता, मैं DC को फोन करके कोई काम नहीं करवा सकता, कोई चक्कर नहीं है इस तरह का।
मैं समझता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना बंद करें सब और इलेक्शन में चलते हैं और इलेक्शन लड़ें। जिसको वोट मिल गया, जिसको कन्विंस कर लिया लोगों ने, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे बड़ी अच्छी ये होगा, वोट सीटें लेकर आएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से रोने धोने वाले चक्कर जो है ना, ये मेरे ख्याल से बंद होने चाहिए। इलेक्शन आ गया सर पे, लेट्स ऑल गो एंड कैंपेन। आपकी इस बात से भी बात निकालने वाले ये बात ना निकालें कि आप इतने मुतमईन हैं शायद इसलिए कि आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है। नहीं है, मैंने आपको बता दिया डॉक्टर फिजा कि आप अगर ये सब चीजें, ठीक है, अगर मैं किसी को फोन करके अपनी कोई प्रॉब्लम बहुत अच्छी बात की कि इस रोने से आगे निकलना चाहिए, आगे चले। अब कैंपेन का टाइम है, इलेक्शन आ गया है, सो आई मीन अब ये रोने धोने बंद करें सारे। ठीक है कादिर खान मंदोखेल साहब, तो फिर टफ टाइम देने जा रहे हैं सिंध में भी नून लीग और MKM मिलकर आपको ये जो इत्तेहाद बन रहा है। बहरहाल आपकी सीनियर लीडरशिप का तो यही कहना है कि हम किसी इत्तेहाद से नहीं घबराते हैं, इत्तेहाद बन भी जाए तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। पंजाब में आपकी पोजीशन इतनी मजबूत नहीं है, ये आपको भी पता है, लेकिन सिंध में तो आप लोगों की पोजीशन बहुत मजबूत है, इतने सालों से आपकी हुकूमत है और सिंध को पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, लेकिन सिंध में अगर आपके हाथ से निकल गया तो फिर क्या सूरत हाल होगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले जो आपने बात की, जो असल में हमारा शिकवा ये है सिंध आपके हाथ में था ना, मैंने आपसे सवाल पूछा कि सिंध आप लोगों के हाथ से ना निकल जाए। जी सर मंदोखेल साहब, ये आपको लग रहा है कि अभी भी आपके हाथ में नहीं, ज्यादा दूर न जाए, ज्यादा दूर नहीं जाए। 2018 में पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो ना ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना था और उसके 3 MNA जीते थे अंदरूनी सिंध से, जिसमें से 2 मेयर साहिबान हमारे पास वापस आ गए। ये 2018 आपके सामने। फिर उसके बाद 2021 में ज़मीनी इंतखाबात में जहाँ फैसल वाडा साहब की सीट खाली हो गई है, वहाँ पूरा PDM ने मिफ्ता इस्माइल साहब को उतारा और अल्हम्दुलिल्लाह जियाल ने उसको शिकस्त दी है। तो आप मुझे बता दें कि जो MKM के दोस्त दावे कर रहे हैं 2013 के, वो 13 था अल्ताफ हुसैन साहब के दौर का, और ये तो मुस्तफ़ा कमाल साहब की आप वीडियो उठा के देख ले, वो कल तक MKM को और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को सबको गालियां दे रहे थे। आजकल सोशल मीडिया पे लोग चला रहे हैं। और फिर इनके बारे में क्या है, ये तो बेचारे बल्कि इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं थे। और फिर नून लीग और ये दोनों जो ना एक साथ, इनके पंजाब में कक नहीं है, नून लीग का सिंध में कक नहीं है, तो एहतियात किस बात का। और फिर दूसरी बात ये, मेरे हल्के में NA 242 बल्दिया टाउन से मुस्तफ़ा कमाल साहब अपने आप को पहले से डिक्लेयर कर चुके हैं कैंडिडेट, और नून लीग पहले से शहबाज शरीफ साहब यहाँ से लड़ चुके। तो अब मुझे बताओ यहाँ फैसला कौन करेगा? ये इनका इत्तेहाद वक्त से पहले टूट जाएगा। और मैं चैलेंज करता हूँ बार बार मुस्लिम लीग नून को कि शहबाज शरीफ साहब को, पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों को आप एहतियात करके आइए मेरा मुकाबला कर ले, अगर पीपल्स पार्टी मुझे रिपीट करता है। दूसरी बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बना, 1 रुपए का काम उसने कराची में, सिंध में और अपने हल्के में नहीं किया। मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना बना, 1 रुपए नहीं बनाए। ये लोग क्या इलेक्शन लड़ने के लिए लंदन से पाकिस्तान आते हैं और फिर पंजाब से ये कराची आते हैं? अवाम बेवकूफ नहीं है, अवाम को अच्छी तरह पता है आजकल। सर पीपल्स पार्टी ने सिंध में किया वो जरा गिनवा दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की है। पहले जो मोहतरम जो साहब बात कर रहे थे, सिंध में पीपल्स पार्टी के जो 15 साल है उसमें आधे से ज्यादा जो ना MKM हमारे साथ इत्यादि थी, और 14 साल MKM का गवर्नर रहा। और अभी रियान हाशमी साहब आपको बताएंगे इससे पहले वाले शो में कि गवर्नर के पास इख्तियारात नहीं थे। इशरतुल इबाद साहब ने अपनी बाइक के जरिए कराची के तमाम जमीनें बेची है, पूरा कराची का बच्चा वाकिफ है, और अहम मिनिस्ट्री बल्दियात की सब उनके पास था। MKM का यह मुतालबा था कि मेयर जो है ना, मेयर के अंडर वाटर बोर्ड दिया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत ने मेयर के अंडर कर दिए वाटर बोर्ड, लेकिन बदकिस्मती से MKM को मेयर नहीं है, क्योंकि ये 75 टुकड़े हो चुके थे, ये इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं थे। और MKM के तारीख में पहली मरतबा MKM किसी पार्टी के साथ एहतियात कर रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा ले कि MKM की पोजीशन क्या है, नून लीग की पोजीशन क्या है। इससे पहले नून लीग के 1-2 MNA निकलते थे, लेकिन इस वक्त कराची में जो 1 साल पहले बलदियाती इलेक्शन हुआ है, वहाँ 7 यूनियन काउंसिल के सर अगर आपके कॉम्पिटिटर्स की पोजीशन वीक है तो फिर आप लोगों को तो बड़ा खुश होना चाहिए, बड़ा पूरा एतमाद रहना चाहिए कि जीत तो फिर आपका मुकद्दर होगी ना। कि इन्होंने छोड़ा क्यों नहीं इक़्तिदार? इनकी बातें नहीं मानी जा रही थी, इन्होंने इक़्तिदार क्यों नहीं छोड़ा? ये निकले क्यों नहीं PDM में से? जी 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 मंदोखेल साहब पूछें सर, आपका
आपको इक़्तिदार में 16 आपका महीने सवाल आपने गुजारे, नहीं आई समझ में। आप पूछ लें डॉक्टर साहब। किस आपने सवाल किया सर, वो वो भी कह ऐड रहे कर दूं हैं, मैं। ठीक है जी, मुराद राज साहब कह रहे हैं आपने इक़्तिदार फिर छोड़ा क्यों नहीं था? डॉक्टर साहब किसका सवाल था? सवाल मुझे बता दें, मैंने सुना नहीं है। सर आपका ही सवाल था, आप नहीं सुनते बार बार। चले मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं रेहान हाशमी साहब की तरफ जा रही हूँ। रेहान हाशमी साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत तो नहीं है, मंदोखेल साहब आपसे ही मुखातिब थे जी, आप जवाब सोच रहे थे, साथ साथ मुस्कुरा भी रहे थे जी। मैं अपने भाई के लिए फिक्रमंद हूँ कि इतनी बेचैनी और बेताबी, चले हम इस इत्तफाक राय और मुफाहमती पॉलिसी का अभी से अभी तो इलेक्शन में उतरे नहीं है। MKM इलेक्शन खुद ही कंटेस्ट करती है, कोई सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ मुफाहमत इस बात पर हुई है जो आपसे भी की गई थी कि आर्टिकल 140 है। क्या लोकल गवर्नमेंट या बल्दियात के पास सॉलिड वेस्ट, दुनिया का कोई एक मुल्क बताएं कि जहां पर सॉलिड वेस्ट, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल या सीवरेज का निज़ाम या ये तमाम इदारे किसके पास होने चाहिए? मेयर के पास होने चाहिए ना। तो अगर हम ये आईनी तरामीम के जरिए मेयर के पास देने की बात करें तो क्या मजाक है? और आपने अभी आपका जो इत्तफाकिया मेयर आया उन वोटों से कि जिसके ऊपर जहां पर पहले 20,000 वोट मिलते थे, आप अगर 5,000 वोट 3,000 वोट लेकर इलेक्ट हुए तो आप क्या सही नुमाइंदा कहलाएंगे? और अगर फर्ज करें कि अगर आपने कर भी लिया जैसे तैसे, वो हमारे जो मेयर बनने की ख्वाहिशमंद वाले लोग और कराची की तमाम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज आप ही के ऊपर तो इल्जाम लगा रही हैं कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कराची का और अर्बन सिंध का आपने रोका हुआ है। और देखें, अगर हम आज बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए लोकल बॉडीज को एम्पावर करें, तो भाईजान आपको तो खुश होना चाहिए कि हम तो मेयरशिप में नहीं है, हम बल्दियात में नहीं है। बल्दियात के लिए बात करने वाले लोग हम हैं, मगर इख्तिदार में आप है, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके लिए कोई बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर बात कर रहे हैं हम। तो ये मामला और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है। तो जनाब, MKM वो जमात है कि जिसके ना सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस को बल्कि कारकुनान को भी बंदूक के निशाने पर रखा जाता रहा, शहीद होते रहे। आज भी हमारे लीगल दफातर अक्सर बंद हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की तो बात हमें करनी चाहिए, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि जनाब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और ये रियासत के नुमाइंदे, गवर्नर की अगर बात कर रहे हैं माजी में, तो भाई रियासत का नुमाइंदा होता है, इख्तिदार। अच्छा रेहान साहब, अभी कादिर साहब ने ये भी बोला कि इत्तेहाद ज्यादा देर चलता दिखाई नहीं दे रहा है, वक्त से पहले टूट जाएगा, ऐसा हो सकता है? देखें, इत्तेहाद की बुनियाद आईनी तरामीम के ऊपर है, सीट एडजस्टमेंट पर नहीं है। हम जहां से इंतखाब लड़ते हैं हम वहीं से लड़ेंगे, और यकीनन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने ही निशान के ऊपर लड़ती हैं इंतखाबात। हाँ, इत्तफाक राय होता है कि जनाब आइंदा का लाहे अमल क्या हो सकता है, वो किसी से भी हो सकता है जो पाकिस्तान के वेल बींग के लिए, और खास तौर पर अगर हम कराची और अर्बन सिंध की बात कर रहे हैं, जो ये हमें एश्योरेंस देते हैं। पीपल्स पार्टी आज बोले कि जनाब हम प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है अवार्ड होता है वो कराची और अर्बन सिंध को देना शुरू कर देंगे। पीपल्स पार्टी ये बोलते हैं हम सलाम करेंगे दोनों हाथों से। आप क्यों नहीं बोल रहे? आप ये बोलते हैं कि दुनिया के किसी भी सिविलाइज मुआशरे में जिस तरह का बल्दियाती निजाम होता है, हम वो बल्दियाती निजाम यहाँ पर उसका इतलाक कर देंगे, हम सलाम करेंगे। ठीक है जी, ठीक है रेहान साहब, ठीक है। मुझे मुराद साहब से कुछ पूछना है, लेकिन उससे पहले मैं राना मुबशिर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। राना मुबशिर साहब, ये जो इत्तेहाद अभी से कहा जा रहा है कि ज़्यादा देर नहीं चलेगा, वक्त से पहले टूट जाएगा, आपको लगता है कि ऐसा होगा? दूसरी बात है कि हमेशा बहस होती रहती है कि सिंध की जो इस टाइम पे हालत है उसकी जिम्मेदार कौन है। तो आपने कराची में भी काम किया, आप सीनियर सहाफ़ी भी हैं, आप कराची में रहे भी हैं, आपको क्या लगता है कि ये ज़्यादा जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर आयद होती है या MKM पर आयद होती है? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन वन वे और दी अदर ये दोनों पार्टीज जो है ये इक़्तिदार में तो रही, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है। अब दूसरी मसला ये है कि ये अभी इशू ये बन जाता है कई लोगों के लिए जो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट है। उनके लिए इशू क्या है? उनके लिए इशू ये है कि यहाँ पे ये भी तनकीद की जाती है कि पीपल्स पार्टी ने जनाब कराची का बेड़ा गर्क कर दिया, सिंध के जनाब कई सूबे हैं उनका जनाब बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो वहां पे वोट भी पीपल्स पार्टी को पड़ जाता है। ठीक है, तनकीद की जाती है और हर किस्म की तनकीद की जाती है पीपल्स पार्टी पर कि जनाब उन्होंने ये नहीं किया, पानी का इशू सॉर्ट आउट नहीं किया, फलां चीज नहीं की, फलां चीज नहीं की, उखाड़ दिया जनाब, बिचार दिया, बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया उन्होंने, लेकिन वोट तो उधर पड़ जाता है। अब उसको क्यों नहीं कोई देखता? व्हाट इज द इशू? वोट पीपल्स पार्टी को क्यों पड़ता है फिर? अगर इतनी तनकीद है, इतना क्रिटिसिज्म है, इतना वहां पे हीट फेस करनी पड़ती है पीपल्स पार्टी को, तो वोट क्यों पड़ता है भाई उसको?
इसकी वजह ये है कि प्रोबेबली बाकी जो जमातें हैं या बाकी जो अलायंसेज हैं वो एज सच होते तो जरूर है और बड़ा अच्छी बात है, होने चाहिए, कोई इसमें भी गलत बात नहीं है। कोई मोटिव्स होते हैं, मोटिव्स लेके आगे चला जाता है। और जैसे जनाब बात की जा रही है एमक्यूएम की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगी जनाब, 18th अमेंडमेंट के अंदर जो कुछ क्लॉजेज जो है उनको एड्रेस करने की बात हो रही है, बिल्कुल अच्छी बात है, यहाँ पे सब बातें ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम इज राइट, और उस वक्त जनाब डिलीवर ना किया जाए या उस वक्त अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव ना किए जाए तो फिर लोग जो है वो वोटर, वो सपोर्टर बददिल हो जाता है और फिर वो उस पे जनाब वो फिर then that voter supporter is in two minds और फिर वो अल्टीमेटली लैंड करता है जनाब जाके लैप में पीपल्स पार्टी के। सो ठीक है, डिस्पाइट ऑल द ऑड्स पीपल्स पार्टी के पास फिर लोग पहुंच जाते हैं। अब देखें, मुराद साहब ने बड़ी अच्छी बात की। मुराद साहब जो है ना बिल्कुल न्यूट्रल रह के इस वक्त चल रहे हैं, आईपीपी इस वक्त न्यूट्रल रह के चलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, एक मेरे पास न्यूट्रल सा सवाल भी है मुराद साहब के लिए, आपकी इजाजत से मैं पूछ लूँ राना साहब? जी मुराद साहब, आपने तो तरक्की के दो अदवार देखे हैं अपनी आंखों से, एक शहबाज स्पीड और एक वसीम अकरम प्लस, आप किसके कायल हैं? मैं दोनों का कायल नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि देखें पंजाब के लिए आपको एक, चलिए दोनों में ज्यादा नंबर किसको देंगे अगर देना चाहें तो? देखिए ये तो एक ओपिनियन की बात है मेरे ख्याल से। ये मैंने अगर यहाँ पे कुछ कह दिया तो वो फिर बात, वो रिकॉर्डिंग जो होती है ना आजकल की, बड़ा खतरनाक चीज है, सो वो पता नहीं कहाँ चलती रहेगी। सो इसलिए बिल्कुल भी मैं इस पे जवाब देना नहीं पसंद करूंगा। मैं सिर्फ आपको ये तो चलती रहे ना, आपने अपनी बात कही, आपका जो ओपिनियन है वो सबके सामने है, आपको क्या राइट नहीं है? नहीं, मगर इन द सेंस कि उसकी जरूरत नहीं है इस वक्त, क्योंकि ये दोनों हिस्ट्री की बातें हो गई डॉक्टर फिजा, दोनों पुरानी बातें हो गई। जो पंजाब का हाल आज है वो आपको नजर ही आ रहा है, जो सब चीजें, जो लोगों का ओवरऑल पाकिस्तान में हाल है वो आपको नजर आ रहा है। मगर मैं आपको ये बताऊं कि पंजाब के लोगों को, तो पाकिस्तान के लोगों को आई थिंक इस वक्त यूनिटी चाहिए। इस वक्त उनको चाहिए कि कोई प्रॉपर नंबर 1 इस वक्त हमारा जो इशू है इस मुल्क का, ये गलियां, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये एनएफसी और बाकी सीज जो भी हैं उनको वो नहीं है। इस वक्त हमें जरूरत है एक वायबल इकोनॉमिक प्लान की जो कि लॉन्ग टर्म प्लान हो। हम इस वक्त गली मोहल्ले की सियासत से निकल के हमने मुल्क की सियासत करनी है और अपने मुल्क को स्टेबल करना है। हम अपने मुल्क की इकोनॉमी को डॉक्टर फिजा इस तरह चला रहे हैं कि आपको गोली लगती है आप ऊपर बैंडेड लगा देते हैं, आप गोली लगती है आप बैंडेड लगा देते हैं। हम एक दलदल में फंसे हुए हैं। जो पैसे हम लोन पे लेते हैं वो हम पेमेंट्स में दे देते हैं। 100 रुपया लेते हैं, 5 रुपए खर्च करते हैं, 95 रुपए हम पेमेंट्स में दे देते हैं। सो इस दलदल से इस मुल्क को निकालना है। लेट्स फोकस ऑन द रियल इश्यूज। लेट्स नॉट वरी अबाउट कि जी हमारी गली नहीं बनी तो हमारा मोहल्ला नहीं बना तो हमारी वो चीजें नहीं बनी। सो प्लान ये करना पड़ेगा इस मुल्क को किस तरह हमने सही राह पे लगाना है, जिसके वजह से सब इफेक्टेड है। डॉक्टर फिजा आप इफेक्टेड है, मैं इफेक्टेड हूँ, इस पैनल पे जितने लोग बैठे हुए वो इफेक्टेड है। अब ये बात नीचे की नहीं रही, ये बात अब बहुत ऊपर आ गई दी है। सो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जी आम आदमी के साथ ही हो रहा है, ये आपके साथ भी हो रहा है, ये मेरे साथ भी हो रहा है, जो आज इस मुल्क के हालात है। सो इसलिए वी नीड टू सिट डाउन ऑल ऑफ अस टुगेदर, अपनी जातियात छोड़ें फॉर वंस और इस मुल्क का सोचें और लोगों का सोचें। कादिर साहब, अभी तो खैर हम देख रहे हैं कि जी आमने सामने हैं, आप भी, नून लीग भी, तनकीद भी हो रही, दोनों तरफ से। हालांकि अभी हाल ही में 16 महीने आप लोगों ने इकट्ठे आप लोगों ने हुकूमत की, लेकिन जैसा कि आप तमाम सियासतदान इस बात से अग्री कर रहे हैं और पहले भी कह चुके हैं कि सियासत में कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मुराद साहब ने कहा कि आज की तारीख तक हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं कर रहे, कल कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह आज आप लोग जैसे कि आमने सामने नून लीग और आप लोग खासतौर पर आगे जाके मुफाहमत भी कर सकते हैं। और आप लोगों की पार्टी के हवाले से तो एक तासुर है कि आप लोग मुफाहमत की बात करते हैं, तो जिससे मिसाक जमहूरियत होता है, मिसाक मैशत होता है, तो ऐसा कोई मिसाक लेवल प्लेइंग फील्ड भी हम देखेंगे आने वाले दिनों में, या मिसाक कबूलियत इंतखाबी नताइज भी हम देख सकते हैं कि सब एक्सेप्ट कर ले मिनुअन कि हारने वाला हार गया, जीतने वाला जीत गया, शफाफियत पे यकीन कर ले सब, ऐसा कोई मिसाक? देखिए डॉक्टर साहबा, हमें सब चीज़ कबूल है
इलेक्शन हारने के बाद तो हर कोई कहता है कि धांधली हो गई। हम तो पहले ही बता रहे हैं प्री पोल रिगिंग हो रही है। और फिर ये नून लीग वाले इतनी खुशफहमी में जिस सेलेक्टेड पार्ट 2 को जो ला रहा है साथ, वो तो एक मुजरिम है, वो तो एक सजा याफ्ता है, उसकी तो नाइलिया भी खत्म नहीं हुई है। किस खुशफहमी में दौरे कर रहे, ये करे वो करे। और फिर ये पाकिस्तान आया इलेक्शन के लिए, सिंध आ रहा है इलेक्शन के लिए। और फिर मैं एमक्यूएम के रेहान हाशमी साहब से पूछना चाह रही थी, उसकी बात तो की थी नसरुल्लाह बाबर साहब की, उसके बाद 10 सर वैसे पूरे प्रोग्राम मंदोखेल साहब आपने हर बात के जवाब में रेहान हाशमी साहब से सवाल जरूर पूछा है। जी आप रेहान हाशमी साहब पूछो कि आप नसरुल्लाह बाबर साहब के बाद 10 मरतबा आपने पीपल्स पार्टी से आपने इत्याद नहीं किए। और नून लीग के 2013 या उससे पहले जो सिंध में ऑपरेशन हुई, आपका शोधा कब्रिस्तान जो इस्लामाबाद का बना हुआ है, ये किसकी वजह से बना हुआ है? ये इन्हीं की वजह से होना है जिसके मंदोखेल साहब आप ठीक है। मैं वैसे ऑन लाइटर नोट पे जो चीज आपसे पूछ रही हूँ, आप वो जो तोपों का रुख है वो रेहान हाशमी साहब की तरफ कर देते और आप कहते हैं कि जी ये रेहान हाशमी साहब से जरा पूछे। चलिए रेहान हाशमी साहब आप जवाब दे दें, पूछ रहे हैं मंदोखेल साहब आपसे। जी पूछ लेते हैं। कब्रिस्तान जी सवालात जो है बेचारे हमारे भाई के, ये चले कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। मंदोखेल साहब, मैं आपको आपकी पार्टी की पॉलिसी को आपको सलाम पेश करूंगा। अगर जो एमक्यूएम जो निकात रेज कर रही है, एमक्यूएम जो बात कर रही है अर्बन सिंध के लोगों के लिए बिलअमूम, और अगर अभी बात हो रही थी राणा साहब की, राणा साहब एक चीज़ भूल गए कि जनाब आपके ही मीडिया ने दिखाता रहा कि जनाब जहाँ पर डीसी और आईजीज के जरिए पीपल्स पार्टी बड़ी स्मार्टली जो इलेक्शन प्री पोल रिगिंग कह लें, जेरी मैंडरिंग कह लें, और उसके बाद जो वो वोट का अवल होता है उसको मैनिपुलेट करती है। ये इनकी कैपेसिटी है, इनके पास बासलाहियत है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े स्मार्ट प्लेयर्स हैं ये लोग और बड़े बेहतरीन तरीके से मैनिपुलेशन करते हैं। हम तो वो पार्टी हैं, मंदोखेल भाई ने कहा, आप लोग पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने वक्तों में मुकदमात बनाते रहे, और एमक्यूएम वो पॉलिटिकल पार्टी है जो इन तमाम अदवार में पिटती चली आई। तो हमने तो ये बात आपसे भी गिला करते रहे। सर सबके सर्कुलेशन में भी नजर आई एमक्यूएम, ये भी जरा ऐड कर दें अपनी पार्टी। तो क्या करें, आप मुझे ये बता दें कि कोई किसी रियासती इदारे का नाम बता दें जिसके साथ हम कोलिजन करें। पाकिस्तान के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए पाकिस्तान राणा साहब से समझ लेते हैं इस बात को। राणा साहब न्यूट्रल राय देंगे ना साहब, कोई और पार्टी की नहीं है। ठीक है राणा साहब, इत्तेहादी भी तो फिर बन जाते हैं ना, ये कोलिशन में भी नजर आते हैं, हुकूमत के हर हुकूमत के साथ भी तो होते हैं एमक्यूएम वाले। बिल्कुल वो अलग बात है कि नाराज भी हो जाते हैं, फिर मान भी जाते हैं अगले दिन। जी आप मान जाते हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं वाले, और नाराज भी होते हैं, फिर मान भी जाते हैं, और बहुत जाते हैं। जी राणा साहब, लेकिन बहुत जल्द मान भी जाते हैं, कोई शक नहीं है। राणा साहब मंदोखेल साहब कुछ कह रहे हैं शायद। जी मंदोखेल साहब जरा रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ राणा साहब बता दे कि मुफाद की खातिर ये एमक्यूएम वाले जो आजकल है ये कुछ भी कर लेते हैं। ये हर उस कातिल से जिसको कातिल करते हैं अगले दिन हाथ मिला लेते हैं मुफाद की खातिर, कोई मसला नहीं है। और तो हमारे पास आप ऑप्शन दे दें, और जो असल में मुल्क का इक़्तिदार है जिनके पास, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अच्छे लोग दे दें, हम इत्तेहाद भी उन्हीं से कर लेंगे, या पाकिस्तान में ऐसा सियासी रुझान कायम कर दें कि जहां पर लोगों के हकूक सल्ब करने के बजाय लोगों को हकूक देने की बात की जाए। और हाशमी साहब मैं एक पॉइंट कह दूं, आपको ऑपोजिशन वैसे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बात है एक तो गारंटीड है कि आपको ऑपोजिशन नहीं, अपोजिशन में बैठे हैं हम पीएमएलएन के। अच्छा मुझे ये बताएं, एक छोटा सा मुराद साहब कह रहे हैं, तो ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जुम्मे का खुतबा बुलाने के लिए इलेक्शन लड़ रही है क्या, या इलेक्शन जुम्मे का खुतबा बुलाने के लिए लड़ रही है? तो भाई इख्तियार में आने के लिए लड़ रहे हैं ना, तो बुराई क्या है इसमें? और हम अपोजिशन में बैठे थे, 2013 के टेन्योर जो था वो हमारा अपोजिशन में था। एमक्यूएम अपना जमहूरी हक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके, इलेक्शन का बाइकॉट करके, इलेक्शन में अपोजिशन बेंचेस में बैठकर करती है। जी राणा साहब को मेरे ख्याल से मेरा सवाल ही भूल गया होगा। जी राणा मुबशिर साहब आखिरी एक मिनट लास्ट कमेंट। जी राणा बिल्कुल याद है, मैं इस पे थोड़ा सा हट के मैं जरा बात करना चाहूंगा। जी राणा, मैं थोड़ा सा रेहान साहब ने जो बात की थी मुझे एड्रेस करके मैं उसका थोड़ा सा बुलाना चाहूंगा, थोड़ा नोट देना उस पे। देखिए आपने रेहान साहब कहा जनाब कि ये पीपल्स पार्टी वाले आईजी से या एडमिनिस्ट्रेशन से फॉर दैट मैटर मिला के तो यहाँ पे कोई गड़बड़ कर जाते हैं इलेक्शंस में। तो ठीक है, मैं उसको, मुझे उसका कई दफा हो चुका है, कई चीजें सामने आ चुकी है। इलेक्शन में सिर्फ एक पार्टी नहीं, कई पार्टीज पे इस किस्म के इल्जामात लगते हैं। आई डोंट डिसएग्री विद दैट, बट द पॉइंट इज कि रेहान हाशमी साहब, आप जो है ना, आप एमक्यूएम जो है ना,
एमक्यू में एक बहुत बड़ी जमात है, उसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, उसके बहुत बड़े लोग हैं उसके साथ, लेकिन कुछ आपसे मेजॉरिटी लोग जो है आपसे जरा थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। वो थोड़ा सा आपसे आई वुड से दे आर नॉट लाइक वेरी कंफर्टेबल दीज डेज विद यू बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स। तो अगर ये जो चीजें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके मैनिपुलेट करते हैं पीपल्स पार्टी वाले, यू शुड लाइक कम आउट एंड टेल दिस पीपल। आप करते भी रहे हैं, एमक्यू वाले बिल्कुल उसकी निशानदेही करते भी रहे हैं, बट इन अ डिफरेंट वे यू शुड कम आउट and you should convince the people that they are like going for rigging। तो उसमें आपके लिए ज्यादा माइलेज आपको मिलेगी। मुराद साहब ने जो बात की मैं उससे बड़ा एग्री करता हूँ। देखिए साइमल्टेनियसली मुराद साहब कह रहे हैं कि जनाब इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, इकोनॉमिक्स पे हमें फोकस करना चाहिए, इकोनॉमी पे यस हमें फोकस करना चाहिए, बट मुराद साहब कह रहे हैं कि हमें लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज की तरफ जाना चाहिए। आई पर्सनली थिंक यस, बिल्कुल इकोनॉमी फिक्स करने के लिए मेरा जाती ख्याल ये है कि मुझे नहीं लगता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास भी इस वक्त भी एज वी टॉक, बाद में मुझे नहीं पता, किसी के पास कोई इकोनॉमी को फिक्स करने के लिए कोई एज सच प्लान मुझे नजर नहीं आता। क्या बात की, ठीक है, अगर है तो दे शुड कम आउट। लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात तो मुकम्मल हो जाए ना, वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला सबका हल हो जाए तो फिर आगे इकोनॉमी और इन चीजों के बारे में बात करेंगे, सोचेंगे कि आगे फिर प्लान क्या होगा, करना क्या है, ठीक कैसे करना। नहीं आगे कुछ नहीं सोचना। राना साहब यही कह रही हैं आप। जी अभी वो लेवल प्लेइंग फील्ड से बाहर नहीं निकल पा रहे ना, अभी उधर से निकल नहीं पा रहे। लेकिन साइमल्टेनियसली जो है ना, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं चाहिए होती, इट्स अ 3 pronged स्ट्रेटजी। उसमें आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी साइमल्टेनियसली इवॉल्व करनी पड़ेगी टू फिक्स दैट। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन अच्छा प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया, इस पे दोबारा हम डिस्कशन करेंगे। पैनल को मेरे ख्याल से हम दावत देंगे, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।